पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। सबसे पहले सांबा की तरफ चलेंगे। आपको बता दें कि एक ऐतिहासिक फैसला यहां पर दिखता हुआ हमें नजर आ रहा है, जहां पर 24 साल के बाद अब सांबा सेक्टर में तारबंदी के पार खेती शुरू होने वाली है और 24 सालों के बाद ये जो खेती है ये शुरू की जाएगी, जिसकी वजह से किसानों में काफी ज्यादा खुशी देखने को मिल रही है और किसानों ने सरकार के फैसले को स्थानीय किसानों ने स्वागत करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। और ऐतिहासिक फैसला है क्योंकि 24 साल पहले तारबंदी के उस पार की जो खेती थी वो बंद कर दी गई थी और अब 24 साल के बाद इसे वापस से शुरू किया जा रहा है। और खासकर बात करते हैं किसानों की, तो किसानों में काफी ज्यादा खुशी देखने को मिल रही है और उनका ये कहना है कि सरकार का ये जो फैसला है इससे वो काफी ज्यादा खुश नजर आए। और साथ ही साथ अब बात यहाँ पर कुछ सवाल उठते हैं कि जिस तरीके से हालात हमें बीच में साजगार नजर नहीं आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आईबीसी सटे जो इलाके हैं वहां पर किसी तरीके की घुसपैठ की कोशिश की जाती है। उस बीच जो किसान खेती करने के लिए वहां जाएंगे उनके लिए उनकी सिक्योरिटी को लेकर किस तरीके से इंतजाम किए जाएंगे और क्या कुछ बदलाव अब उन एरियाज में होंगे जहां पर तारबंदी के पास जो खेती है वो शुरू होगी। और साथ ही साथ आपको बताएं कि 24 साल पहले इसे बंद किया गया था, उस वजह से क्या कुछ कारण थे जब 24 साल पहले इस खेती को बंद किया गया था और वापस अब इसे शुरू किया गया है। तो इस बीच किन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो फैसला है ये लिया गया है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला 24 सालों के बाद लिया है, जहां पर सांबा सेक्टर में एक बार फिर तारबंदी के पार अब जो खेती बाड़ी है वो शुरू होगी। खासकर किसानों की बात करते तो जिन किसानों की जमीन तारबंदी के उस पार है उनको काफी ज्यादा इससे जो लाभ है वो पहुंचेगा। और खासकर बात करते हैं किसानों की, तो किसानों में भी खुशी देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि 24 सालों के बाद ही सही लेकिन सरकार ने अब उनके बारे में सोचा है। और ये जो आईबीसी सटे इलाके हैं उस बीच तारबंदी के उस बार जब खेती शुरू हुई तो उस बीच किसानों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि आप तस्वीरें साफ देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर कि 24 सालों के बाद किसानों ने अपनी जमीन पर जो फसल है वो बोना शुरू की है। और इस बीच अगर यहाँ पर सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी को लेकर किस तरीके से कदम उठाए गए हैं और ये जो लोग जिनकी जमीनें यहाँ पर है इसको लेकर किस तरीके से जो कदम है वो सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं। खासकर बात करते हैं किसानों की, तो किसानों का क्या कहना है इस पर। और ये रीगल एरिया है जहां पर आप देख रहे हैं, जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से किसान अब अपनी जमीनों पे फसलें उगाना शुरू कर रहे हैं। और अब 24 सालों के बाद उन्होंने अपनी जमीन पे फसलें उगाना शुरू कर दी और सरकार ने 24 सालों के बाद ये सोचा कि अब किसानों को उनकी जमीन जो कि तारबंदी के उस पार थी वो वापस लौटाई जाए ताकि वो उस पर फसलें उगाए, अपना रोजी रोटी कमाएं। और खासकर बात करते हैं वो किसान जो कि छोटे वर्ग के किसान हैं और जिनकी ज़मीनें बॉर्डर लाइन के उस पार है, उनको ज़मीनें वापस देना, उनको हक देना कि वो फसलें उगा सकते हैं। उस पर किस तरीके से किसानों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है। तो चलिए आइए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ ऋषि यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो ऋषि से बात करते हैं। ऋषि, पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि 24 साल पहले जब ये फसल उगाना यहाँ पर बंद किया गया था, प्रतिबंध लगाया गया था उस पर, तो उस बीच क्या कुछ कारण रहे थे ऐसे और क्या कारण बताए जा रहे हैं कि जिस वजह से ये जो जमीनें हैं इन्हें इस तरीके से बंजर छोड़ दिया गया था। पल्लवी, मैं आपको पूरा विस्तार से बताना चाहता हूं कि आज से अगर कुछ सालों पहले की बात करें तो पाकिस्तान ने जिस तरह से अपनी नापाक हरकतें अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर की है, चाहे वो घुसपैठ के प्रयास हो या फिर फायरिंग के प्रयास हो, लगातार उसने इस तरह की काराना हरकतें की है। इसी की वजह है कि जो तारबंदी के आगे की तमाम हमारी जमीन है वो बंजर बनती गई। और अब आपको बताते चले कि जिस तरह से दोनों देशों के बीच में इस समय समझौता सीज फायर का चल रहा है, तो इसी समझौते को ध्यान में रखते हुए जो किसान है उन्होंने लगातार गुहार लगाई है कि हमारी जो जमीनें तारबंदी के आगे हैं उनका या तो हमें मुआवजा दिया जाए या फिर किसी तरह से वहां पर खेती शुरू की जाए। और इस समय माहौल को अनुकूल देखा है, बीएसएफ ने भी और प्रशासन ने भी पूरी नजर इस पूरे मसले पर रखी थी। और फाइनली 24 साल के बाद सांबा सेक्टर के राष्ट्रीय सीमा के अलग अलग जो इलाके हैं वहां पर इस समय तारबंदी के आगे खेती बाड़ी शुरू हो चुकी है, ये प्रोसेस शुरू कर दिया गया। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो बंजर पड़ी जमीनें वो अब हरी भरी आने वाली दिनों में दिखाई देंगी। और इससे जो लाभ किसानों को नहीं होगा कि जो तारबंदी के पीछे की जमीनें हैं वो तो कुछ किसान है ही नहीं,
कुछ किसानों की तारबंदी की जमीनें हैं, जी। तो अब ये बीजने का जो मौका मिला है वो आय के साधन है वो भी जनरेट होंगे और एक खुशी तो किसानों को आपको पर देखी जा सकती है कि जो एक लंबा इंतजार कर रहे हैं कि आखिर क्या होगा हमारी जमीन का। तो फाइनली वो दिन की अंतर्राष्ट्रीय तो सांबा सेक्टर की तारबंदी बिल्कुल ऋषि, एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये रहेगा कि देखिए 24 साल पहले जिस तरीके से हालात पाकिस्तान और भारत के बीच में देखने को मिल रहे थे उसको ध्यान में रखते हुए इन्हें जमीनों को बंजर छोड़ दिया गया और पूरे तरीके से जो राय बोई होती है उसे बंद कर दिया गया। लेकिन वहीं पर अब जाकर क्योंकि घुसपैठ की कोशिशें हमें आए दिन देखने को मिलती है और जो आईबी से सटे इलाके हैं वो काफी ज्यादा सेंसिटिव एरियाज हैं, तो उस बीच अगर किसान वहां पर खेती बाड़ी करते हैं, फसलें उगाते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी के ऊपर किस तरीके से चेक रखा जाएगा, उनकी सिक्योरिटी, उन्हें किसी तरीके का नुकसान ना हो, इसको लेकर सरकार किस तरीके से काम करेगी? सीज फायर का चल रहा है और इसी बीच अगर सुरक्षा घेरे की बात करें ये सब जो सुरक्षा घेरा है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सुरक्षा घेरे के रहकर किसान खेती बाड़ी कर रहे हैं और लगभग तरह की केनाल के आसपास की भूमि है जो तारबंदी के आगे वहां पर ये खेती बाड़ी हो चुकी है। यहाँ बीएसएफ के चप्पे चप्पे पर नजर है और डाक स्क्वाड बात करें तो आप बुलाए गए हैं, हर एक एजेंट है वो पूरी तरह निगरानी है और इससे सब सीधा लाभ होने वाला वो ये है कि पिछले इन्फिल्ट्रेशन के लगातार हुए जी लगातार में रहते हैं तो तमाम जो बंदर खेत थे ये इतने ज्यादा यहाँ पर जंगल था, यहाँ पर इतने ज्यादा कंटीले पौधे पेड़ पौधे थे, वहां तक नजर जो पाकिस्तान पर नहीं रखी जाती थी। लेकिन अब जिस तरह से खेत को पॉइंट आउट क्लियर कर दिया गया है, विजिबिलिटी काफी अच्छी हो चुकी है, तो अब बीएसएफ जो पाकिस्तान के ऊपर भी अच्छे से नजर रखेगी और अगर इस तरह की कोई नापाक हरकत पाकिस्तान करेगा तो उस हरकत को किस तरह से विफल करना है ये भी एक प्लस पॉइंट माना जाता है। बीएसएफ के नजरिए से अगर देखें तो किसानों को लेकर जब मैं बात कर रहा हूँ तो किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जो योगदान दिया है वो बीएसएफ ने बड़ा अच्छा से योगदान दिया है, प्रशासन के साथ उन्होंने मिलकर बात की है और उन्होंने देखा है, खुद देखा, क्योंकि बीएसएफ की ग्राउंड रियलिटी को जानती है और उन्हीं तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ही उनको लगा है कि माहौल इस समय अनुकूल है और पूरा सुरक्षा घेरा जो प्रोवाइड किया जाएगा किसानों को और उसी सुरक्षा घेरे के बीच में रहकर किसान खेती बाड़ी कर रहे हैं। देखिए 1998 के बाद यहाँ पर खेती बाड़ी ही नहीं हुई और यहाँ पर इतने जंगली जानवर थे कि वो जमीनें जो बंजर होती गई और किसानों की बात करें तो कुछ किसानों की, जैसे मैंने आपको बताया कि जमीनें कईयों की पीछे आई हुई है, उनकी यहीं पर जमीनें थी। अब उनको मौका मिलेगा कि जो बेचारे अन्न के लिए जो वो बाहर जाते थे, तमाम ये चीजें खरीदते थे, अब उनको घर से ही खेती बाड़ी जो उनकी होगी और उनकी तमाम चीजें उन्हीं को खुद को उपलब्ध होंगी। तो ये काफी अच्छी एक पहल जो वो प्रशासन की तरफ से की गई है बीएसएफ के सहयोग से और बीएसएफ ऑफिसर्स की अगर बात करें या तमाम जवानों की बात करें तो हर एक सिचुएशन का नजर रखे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर यकीन करना लाजमी नहीं है। पाकिस्तान कब पेट के ऊपर आके वार कर दे इसको लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ड्रोन की एक्टिविटीज आपने लगातार देखी, सीज फायर के समझौते के बाद भी इन्फिल्ट्रेशन लगातार हो रही है, तो टनल के माध्यम से भी कई बार पाकिस्तानी घुसपैठी यहाँ पर आने की फिराक में रहते हैं। ये सारी चीजें ध्यान में रखी गई है और उसी चीजों को ध्यान में रखकर माहौल को अनुकूल किया गया है ताकि किसान जो हो एक अपनी पहल कर सके, किसानों को इसका फायदा हो पाए और किसानों को राहत जो मिल पाए, क्योंकि बंजर जमीनों को लेकर लगातार मुआवजे की बात की है, लेकिन बीएसएफ के साथ साथ केंद्र सरकार का भी उन्होंने थैंक किया है किसानों ने कि उनको एक मौका दिया है। और यहाँ पर मैं आखिर में आपको ये बता दूं कि कुछ किसान ऐसे हैं, युवा किसान आप कह सकते हैं कि जो आज से 24 साल पहले मात्र एक छोटे बच्चे हुआ करते थे, लेकिन आज इनको भी काफी खुशी नजर आ रही है कि हमें भी अपनी इन जमीनों पर जाने का मौका मिल रहा है। यहाँ राई बाई का वो काम शुरू कर रहे हैं और गेहूं की जो फसल है वो आने वाले दिनों में हमें यहाँ पर लहलहाती हुई दिखाई देगी, जिस तरह से बीज बोना जो है वो इन तमाम किसानों ने तारबंदी के आगे जमीनों पर शुरू कर दिया। बिल्कुल ऋषि, एक आखिरी सवाल और आपसे मेरा रहेगा कि 24 साल पहले हमें देखने को मिल रहा था कि किसानों को जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशन थे उसका जो असर था वो किसानों पर पड़ा और अब 24 साल बाद भी सरकार ने फैसला लिया है कि किसानों की जो जमीन है वो उन्हें वापस की जाएगी, लेकिन इस बीच हर बार किसान ही पिसता हुआ नजर आता है। तो उस बीच जब 24 साल पहले ये फैसला लिया गया था तो क्या जिन किसानों की जमीन यहाँ पर थी, क्योंकि जिस तरीके से आपने भी कहा कि कुछ किसानों की जमीन थी जो कि सिर्फ इसी पर वो डिपेंडेंट थे और उनकी कहीं पर भी जमीन नहीं थी, तो क्या सरकार द्वारा उस समय इन्हें कंपनसेशन दिया गया था क्यों, या फिर किसी तरीके का कोई भी एक हेल्प जो थी वो फाइनेंशियल हेल्प की गई थी सरकार द्वारा? देखिए बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए इससे पहले हम बात करें जब ये फैसला नहीं लिया गया था, इससे पहले किसान लगातार कह रहे थे
केंद्र सरकार को भी गुहार लगाई कि हमें उक्त मुआवजा जो हमारी इन तमाम जमीनों का मिलना चाहिए जो तारबंदी के आगे की है, और उक्त मुआवजा मिला नहीं। कई बार टैक्स के कार्यक्रम हुए, कई बार ब्लॉक दिवस के कार्यक्रम होते हैं और किसान लगातार हर बार ही गुहार लगाते थे, चाहे उनके सरपंचों की बात करें कि उक्त मुआवजा जो है वो दिया जाए, और उसको लेकर लगातार बताया जा रहा है कि ये अंडर प्रोसेस भी काम रहा, लेकिन किसी सरंजाम में काम जो नहीं पहुंच पाया। लेकिन अब जिस तरह से 24 साल की अगर मुआवजे की बात करें तो इससे एग्रीकल्चर विभाग की बात करें या फिर प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो वो कहां तक मदद है, वो किसानों को बैठकर जो वो एक जोर निकाला जाता है, ये भी देखना होगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ हद तक कंपेंसेट उनको किया जाएगा, जिसको लेकर लगातार प्रशासनिक अधिकारियों ने पहले भी कहा है या एग्रीकल्चर विभाग के अधिकारियों की बात करें। लेकिन अब देखना है कि कब वो मुआवजा मिल पाएगा, क्या मिलता भी है या नहीं मिलता है, एक चीज। लेकिन दूसरी चीज ये है कि मुझे लगता है कि कुछ राहत अब किसानों को जरूर मिलेगी, जिनको अब आय का साधन जुटाने का मौका मिला है, जो बंदर बड़ी जमीनें अब हरी भरी आने वाले दिनों में दिखाई देगी। मुझे लगता है कि जो अब लाइजनिंग है वो काफी अच्छी होने वाली है किसानों के बीच में और प्रशासन के बीच में। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि तमाम जानकारी देने के लिए। और वहीं पर जिस तरीके से ऋषि ने भी बताया कि 24 साल के बाद अभी सरकार द्वारा एक फैसला लिया गया है जहां पर किसानों को अब तारबंदी के उस पार जाकर अपनी जमीनों पर फसलें उगाने का जो फैसला है वो सरकार द्वारा लिया गया है। अब वो उनकी जो बंजर पड़ी जमीनें थी वो वापस से हमें लहलहाती हुई नजर आएंगी। तो चलिए अब कश्मीर के अनंतनाग की बात करते हैं। कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबिहाड़ा में आज तड़के शुरू हुई सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ के दौरान लश्कर आतंकी सज्जाद तांत्रे गोलाबारी के दौरान मारा गया। और बताते चलें कि ये वही आतंकी है जो बीते 12 नवंबर को उत्तर प्रदेश के श्रीमको पर हुए हमले में शामिल था और शनिवार देर रात उसे पुलिस ने एक तलाशी अभियान के दौरान पकड़ा था। और पुलिस ने जब कुलगाम के रहने वाले लश्कर आतंकी सज्जाद तांत्रे के से कड़ी पूछताछ की तो उसने कबूला कि वहीं पर इलाके में उत्तर प्रदेश के श्रीमको पर जिन आतंकियों ने हमला किया था उसमें वह भी शामिल था। आज तड़के जब पुलिस और सुरक्षा बल आतंकी सज्जाद को उसके अन्य आतंकी साथियों को पकड़ने की खोजबीन में जुटे तो बिजबिहाड़े में एक जगह पर छिपे आतंकियों ने तलाशी दल पर अचानक गोलाबारी शुरू कर दी। इस दौरान तलाशी दल के साथ मौजूद आतंकी सज्जाद इस गोलाबारी में घायल हो गया और उसे तुरंत इलाज के लिए बिजबिहाड़ा के उपजिला अस्पताल में ले गए, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो चलिए अब अनंतनाग के बाद आपको रामबन लिए चलते हैं और वहीं पर डाक बंगले की जो हालत है वो आपको बता दें कि अपनी हालत पर रामबन का डाक बंगला आंसू बहाता हुआ नजर आ रहा है। जर्जर हालत में ये डाक बंगला पहुंच चुका है, लेकिन वहीं पर सरकार की बात करें तो सरकार इसकी सुध लेने को तैयार ही नहीं है। डाक बंगले का रखरखाव अब एक तरह से नाकाम साबित हो रहा है और जो सरकार की नाकामयाबी है वो इस डाक बंगले से देखने को मिल रही है। रामबन में झज्जर हालत में ये डाक बंगला पहुंच चुका है और खासकर बात करते हैं अगर रखरखाव की, तो रखरखाव ना होने की वजह से आज जो डाक बंगले की हालत है वो आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से ये डाक बंगला टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। और सरकारी डाक बंगला होने की वजह से सरकार द्वारा जो अनदेखी है वो उसकी की जा रही है, जिसकी वजह से आज ये पूरे तरीके से टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। तो चलिए आइए तमाम जानकारी के लिए नदीम हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं, नदीम से बात करते हैं। नदीम, आपसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इस डाक बंगले को बने हुए कितने वर्ष हो गए, क्योंकि जिस तरीके से इसकी हालत यहाँ पर देखने को मिल रही है ऐसा लग रहा है कि बरसों से इस डाक बंगले की सुध किसी ने नहीं ली है। जी बिल्कुल, देखिए पल्लवी, मैं आपको एक चीज बता दूं कि डाक बंगला रामबन की हम बात करें, जो जिला रामबन के टाउन के जो हार्ट में माना जाता है कि वहां पे इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है। और जहां तक बुजुर्गों की बात करें, जब हम लोगों से बात की, उनका कहना था कि साल 1931 में इसके जो तामीरी काम है वो मुकम्मल हुआ था, यानी महाराजाओं के दौर में इस डाक बंगला को तामीर किया गया और उसके बाद इसकी हालत बदली नहीं। हालांकि कई सालों इसको इस्तेमाल में लाया गया, जो भी हमारे वीआईपीज थे जब उनका रामबन से गुजर होता तो वो यहाँ पर रुकते तो है, लेकिन सवाल उन लोगों का है जो सियासी रैलियां वहां पर करते हैं, अपने पॉलिटिकल रैलीज वहां पे करते हैं, हजारों की तादाद में लोग उनकी रैलीज पे वहां पे शिरकत करते हैं डाक बंगला के सामने जो आंगन में।
लेकिन इस डाक बंगले की हालत अभी तक सुधरी नहीं। जब हम लोगों से बात कर रहे थे, उनका ये कहना था कि जब हमारे पास कोई मेहमान आ जाए, क्योंकि देखिए अगर डाक बंगला में रुकना है तो जाहिर सी बात है कि उसकी हालत इस तरह की होनी चाहिए कि आप वहां रुक पाए। लेकिन जब भी हम देखते हैं हमारे पास तो टीडीसी, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की जो हम बात करें, क्योंकि उनके पास टूरिस्ट कैफेटेरिया तो यहाँ पे है जहां पे खाने पीने की आपको तमाम चीजें मिल जाएंगी, लेकिन अगर आपको रुकना है तो आपके पास डाक बंगला है नहीं। तो कहीं ना कहीं इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पर भी और उन लोगों पर भी जो आज तक हुकूमत करते आए हैं, जो वहां पर रैलीज करते आए हैं। लगभग हर सियासी रहनुमा, हर पॉलिटिकल पार्टी की रैली वहां पे होती है, वहां पे इसका इस्तेमाल तो किया जाता है। लेकिन जब आप इस डाक बंगला की हालत को देखेंगे तो दीवारों में छकाव पड़े हुए, दरारें पड़ी है। अगर लकड़ी जो इसमें इस्तेमाल की गई आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं सड़ चुकी है, लेकिन उस तरफ कोई ध्यान दे नहीं रहा है। हालांकि अगर इस डाक बंगला को बनाया जाता, इसकी मरम्मत की जाती है, इसको असरनव तामीर किया जाता तो जाहिर सी बात है रामबन की एक आइडेंटिटी बनती, एक पहचान बनती। जो कदीम बिल्डिंग हमारे पास, कदीम इमारत है, वो एक पहचान है रामबन की। लेकिन कहीं ना कहीं वो आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ वो जो है पुरानी बिल्डिंग होती हुई नजर आ रही हो। ये जो पहचान है, अगर इस पर ध्यान न दिया गया तो जाहिर सी बात है डाक बंगला रामबन सिर्फ एक नाम रह जाएगा, जबकि वहां पे जो इमारत है वो हमें कहीं नजर नहीं दिखेगी। जी बिल्कुल। रामबन से आपसे एक सवाल रहेगा मेरा कि जिस तरीके से टूरिज्म की बात करते हैं, अब रामबन को टूरिज्म के नक्शे पर उतारने की बात टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा की जा रही है, और एक जाहिर सी बात है कि अगर टूरिस्ट वहां पर आता है या फिर वीआईपीज वहां पर आते हैं, उनकी मूवमेंट रहती है, तो ये जो डाक बंगला है जो कि 1931 में बनाया गया था, उसकी हालत को बेहतर बनाना बहुत जरूरी है। तो ये नेग्लिजेंस जो बढ़ती जा रही है वो किस वजह से बढ़ती जा रही है? क्योंकि अगर रामबन में टूरिज्म बढ़ाना है तो उस बीच ये भी ध्यान रखना है कि वहां पर हर एक चीज को अच्छे तरीके से रखा जाए, खासकर जो पुरानी धरोहरें हैं उसकी मरम्मत करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। देखिए पल्लवी, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि यहाँ तो मुझे लग रहा है कि काम ऐसा हो रहा है कि आगे तोड़ और पीछे छोड़, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफी सारे रामबन के जैसे एरियाज है जिन्हें इस वक्त टूरिज्म मैप पे लाया जा रहा है, जहां पर हम देख रहे हैं कि टीम्स पहुंच रही है, तमाम चीजें, मेला जो अलग अलग तरह के मेलों का इनकाद हो रहा है। जिस तरह से हमने देखा कि सरगली मेला हो हमारे पास महू मेला हो, और ये बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में डगनटाप रामाकुंड में इस तरह के मेलों का इनकाद होगा। लेकिन जो पुरानी इनके पास एग्जिस्टिंग चीजें हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यानी ये चीज की नए की तरफ तो जा रहे हैं कि नहीं हम नया कुछ करेंगे, लेकिन पुराना भूल रहे हैं, जिस पर ध्यान देना काफी जरूरी है उन लोगों के लिए जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की, और उन सियासी रहनुमाओं को भी जो लोगों के सामने पहुंचते तो है कि जनाब आप हमें वोट दीजिएगा, लेकिन वोट लेने के बाद वो होते कहाँ है, क्या इस पर कोई बातचीत होती है, ध्यान दिया जाता है डाक बंगला रामबन की तरफ या नहीं? इस पर अगर वो तमाम लोग देखे, नजर दौड़ाए, तो ये कोई बड़ी बात है नहीं कि डाक बंगला रामबन की बिल्डिंग जो है तामीर न हो या फिर इसकी मरम्मत न हो। सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन जरूरत है कि इस तरफ तवज्जो दी जाए तो। जी पल्लवी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नदीम, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता नदीम, और वहीं पर रामबन के डाक बंगले की जो तस्वीरें हैं वो आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर देखी, और जिस तरीके से जो हालत बन चुकी है डाक बंगले की वो आप साफ देख सकते हैं, जहां पर छत टूटने की कगार पर है, दीवारों पर दरार पहुंच चुकी है, और वहीं पर सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि रामबन को अब टूरिज्म के नक्शे पर लाया जाएगा। और टूरिज्म के नक्शे पर किस तरीके से लाया जाएगा वो आप साफ अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं डोडा, कठुआ और पुंछ की। डोडा, कठुआ, पुंछ, राजौरी के कैंसर पीड़ितों को अब इलाज के लिए जम्मू या फिर बाहरी राज्यों की ओर नहीं जाना पड़ेगा। प्रदेश सरकार ने अब हर मेडिकल कॉलेज में कैंसर विशेषज्ञों की नियुक्ति की है, और सरकार के इस कदम से कैंसर के मरीजों ने काफी राहत की सांस ली है। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को लगातार इजाफा करती हुई नजर आ रही है, ताकि प्रदेश के लोगों को इलाज के लिए भटकना ना पड़े और उन्हें अपने ही इलाके में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके। अपने इस उद्देश्य को लेकर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाते हुए अब हर मेडिकल कॉलेज में ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट की बुनियाद रखी है, और यहाँ पर एक कैंसर स्पेशलिस्ट को नियुक्त किया गया है। जम्मू के जीएमसी के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर आशुतोष गुप्ता के मुताबिक पहले डोडा, किश्तवाड़, रामबन, पुंछ और राजौरी के कैंसर पीड़ितों को इलाज के लिए जम्मू आना पड़ता था, लेकिन अब सरकार ने उनकी परेशानियों को देखते हुए हर मेडिकल कॉलेज में एक कैंसर स्पेशलिस्ट को नियुक्त किया है।
इससे कैंसर पीड़ितों को इनके क्षेत्रों में ही अब इलाज उपलब्ध होगा। देखिए, ये रिसेंटली जो चेंजेस आई हैं हमारे गवर्नमेंट, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट में हेल्थ सेक्टर में, तो प्रोमिनेंट जो चेंज हमारे ऑन्कोलॉजी या कैंसर ट्रीटमेंट में आई है कि अब हर मेडिकल कॉलेज में, डोडा में, कठुआ, राजौरी में कैंसर स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं। तो इससे क्या हुआ कि पेशेंट्स जो हैं, जो मरीज़ हैं, जो पुंछ का हो या कठुआ का हो या डोडा एरिया का, भद्रवा एरिया का हो, उनको अपने घर में फैसिलिटीज़ मिलना अवेलेबल हुई हैं। तो ये बहुत मुश्किल थी कि डिफ़िकल्ट टेरेन में, सर्दियों में, गर्मियों में जो मरीज़ों को जम्मू आना पड़ता था, लेकिन ये फैसिलिटीज़ को एक्सटेंड होने से, स्पेशली मेडिकल कॉलेज खुलने से, जो कैंसर स्पेशलिस्ट की अवेलेबिलिटी से, अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटेशन अच्छी हुई है, बहुत अच्छी बात है कि पेशेंट जो बेसिक ट्रीटमेंट, अच्छी ट्रीटमेंट मिल जाती है उनको अपने वहाँ, उसके अलावा उनको जो ऐसी ट्रीटमेंट जो वहाँ पॉसिबल नहीं है, जैसे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी है या सर्जिकल ऑन्कोलॉजी है, उसके लिए वो जम्मू आते हैं। तो या सपोर्टिव केयर है या कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट है, तो पेशेंट को अपने सिटी के आसपास ही मिलना शुरू हुई है। अज्ञान के अंधेरे में शिक्षा की लोई से दूर किया जाता है, पर जम्मू कश्मीर में सरकार ज्ञान के प्रकाश फैलाने वाली शिक्षा के लिए गंभीर नजर नहीं आ रही है। प्रदेश में कई सरकारी स्कूल खस्ता हालत में है और वहीं पर इसमें यह भी देखने को मिल रहा है कि एक स्कूल ऐसा है जो कि जिला उधमपुर के ब्लॉक गोल्डी पंचायत में है, जहां पर मिला में यहाँ पर प्राइमरी स्कूल पिछले 20 सालों से इस स्कूल की इमारत का इंतजार यहाँ पर बच्चे करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए आइए पेश है इसी पर हमारी एक रिपोर्ट। ये दृश्य किसी प्राचीन इमारत के खंडरात के नहीं हैं, बल्कि ये दृश्य आधुनिक भारत के एक स्कूल के हैं। ये दृश्य जिला उधमपुर के ब्लॉक गोल्डी की पंचायत नाला मलिया के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मलान के हैं। 20 वर्ष पहले इस स्कूल की इमारत की बुनियाद रखी गई थी, लेकिन 20 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस स्कूल को नई इमारत का इंतजार बरकरार है। तो हमारे नाला मलिया में वार्ड नंबर 5 का एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल पलाल। वो 20 सालों से उसका काम चल रहा है, अभी तक वो बंद पड़ा हुआ है। अभी तक उसका एक बार पहले थोड़ी सी मतलब बिल्डिंग बनाई थी, दीवारें शवारें लगाई थी, तो वो अभी तक बंद है। स्कूल की इमारत ना होने का खामियाजा इस स्कूल में शिक्षा हासिल कर रहे बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को या तो खुले आसमान के नीचे बैठने को मजबूर होना पड़ता है या फिर उन्हें किसी गांव के मकान की शरण लेनी पड़ती है। बच्चे ऐसे खज्जल हो रहे हैं, आज किसी के घर कल किसी के घर, तो बच्चों की स्ट्रेंथ भी उधर ज़्यादा ही है। 30 से 35 के बीच बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों को इतना मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जैसे बारिश के टाइम उनको मतलब किसी के घर ऐसे कोई भी अपने घर बाहर बिठा के पढ़ा लेगा। जब जैसे सर्दियों का टाइम आ गया, अब भी मुश्किल, बारिश आएगी तो कैसे पढ़ना है। जैसे बरसात का मौसम होता है, उस टाइम भी मुश्किल पड़ती है बच्चों को पढ़ने के लिए। तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है उन बच्चों को। ग्रामीणों ने पिछले 20 वर्षों से इस स्कूल की इमारत का निर्माण कार्य को पूरा करवाने के लिए जनप्रतिनिधियों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कई बार गुहार लगाई, लेकिन उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो पाई। हाँ, बहुत बार हुई सर। अभी 1-2 बार पहले शायद सीओ साहब ने व जेडीओ साहब 1-2 बार गए भी थे। पहले कुछ उस जगह का थोड़ा बहुत मसला था, अब वो भी क्लियर हो गया। तो अब हम यही उम्मीद रखते हैं कि हमारे बच्चे भी स्कूल में पढ़े, ऐसे खज्जल नहीं हो। उधर से कहीं दूसरे स्कूल में जाना होगा तो उनको कम से कम मिडिल स्कूल जो उधर से कोई 10 किलोमीटर दूर है।
अब इन लोगों ने सरकार से जल्द स्कूल की इमारत का निर्माण कार्य पूरा करने की मांग की ताकि उनके नौनिहाल शिक्षा के लिए दर बदर न भटके। तो स्कूल की वजह करने से थोड़ी बहुत बच्चें परेशानी जी आवा दी है कि उन्हें बौने इतने बिल्डिंग नहीं है, पढ़ने आस्तै कोई वगैरह सोर्स इन्ना है नहीं है। तो साड़ी कोशिश ये है कि मीडिया के माध्यम कन्नै कि साड़ी आवाज़ जी ग्रां दी अग्गें पुज्जे और पता चला कि इत्थें बच्चे किस स्हाब कन्नै कुसै घर जां कुसै बूह्टे थल्लै बेहियै जियां मुश्कलातें च पढ़ा दे न, पर पता लगना चाहिए बाकी जित्थें तक साड़ी आवाज़ साड़ी कोशिश है उत्थें तक पुज्जना चाहिए और उन्हें पता होना चाहिए कि साढ़े ग्रां दे बच्चे किस हालत च पढ़ा दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया के सपने देख रहे हैं। अगर देश में शिक्षा का बुनियादी ढांचा इसी तरह खस्ता हाल में रहा तो इस सपने का साकार होना संभव नहीं है। रामनगर से राहुल शर्मा के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।